अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर दी फंक्शंस दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अच्छा, आपने 10th में पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल के मुतालिक। आप जानते होंगे एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल किया हो 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में जो सामने वाली साइड एंगल की वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ द एंगल जो है उसको हम बेस कहते हैं, और जो ये साइड है इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास असल में रिलेशन होता है साइड्स के दरमियान। साइड इसके 3 है और एंगल भी इसके अंदर जो है वो 3 बनते हैं। तो जो रिलेशन होता है एंगल्स और साइड के दरमियान वो हमें ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज देता है। यानी साइन आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा वो किसके बराबर होता है? आपने 10th में पढ़ा होगा कि सलीम परे हट। साइन के लिए आपने ये फार्मूला याद रखा होगा कि सलीम परे हट। तो एस सलीम से एस आता है यानी साइन, परे हट पी से आता है परपेंडिकुलर, और हे से जो है उससे हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर को जब आप हाइपोटेन्यूज पे डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर ये साइड है और हाइपोटेन्यूज ये साइड, इसको जब आप इस पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो रेशियो आती है वो साइन की आती है। इस तरह हमारे पास जो कास है वो किस तरह है? कुत्ता बू का है। तो कास हमारे पास होता है कुत्ता जो है उससे क्या आएगा? बू का है। बी से मतलब बेस और है से आएगा हाइपोटेन्यूज। जब आप बेस को डिवाइड करोगे इस पर तो ये हमारे पास जो रेशियो देगी वो काज है। इस तरह टेंजेंट है और कोसेकेंड है, सेकेंड है और कोटेंजेंट है। ये आप 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे एंगल्स और इन साइडों को डिवाइड करना, तो हमें इनसे जो रेशियो मिलती है वो ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है, जो कि हमें ये 6 रेशियोज देता है। बेसिक जो है हमारे पास देयर आर 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको मैं साफ़ कर दूं तो उसमें से हमारे पास जो पहला है वो साइन एक्स है, काज है, फिर टेंजेंट है, कोसेकेंड है, सेकेंड है और कोटेंजेंट। ये 3 हमारे पास बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज है, और ये 3 जो है ये इस ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या है? उलट है। तो अगर हम इन ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को एफ ऑफ एक्स की शक्ल में लिखे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो ये मेरे पास एक क्या बन गए? ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन का। इस तरह अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू काज एक्स, तो ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ काज बन गया, ट्राइग्नोमेट्रिक ऑफ टेंजेंट वगैरह। तो ये हमारे पास ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ। उसके बाद हम जाते हैं किसकी तरफ? उसके बाद हम जाते हैं इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, या उसका दूसरा नाम साइक्लोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो वो क्या होता है? इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर सिंपली डिफाइंड एज द इन्वर्स फंक्शन ऑफ बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो बेसिक ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास ये 6 है, इसका इन्वर्स अगर हम ले लें तो वो इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन या साइक्लोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। तो ये बेसिक हमारे पास 6 है। इस तरह इन्वर्स ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमारे पास 6 है, यानी साइन इन्वर्स, काज इन्वर्स, टेंजेंट इन्वर्स, कोसेकेंड इन्वर्स, सेकेंड इन्वर्स और कोटेंजेंट इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्या है? ये ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इन्वर्स है। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी हम डिफ़ाइन करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की 2 किस्में हैं, एक कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और दूसरी नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो हमारे पास तारीफ़ है इसको हम पहले देखते हैं। देखिए, ये हमारे पास अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट और पावर इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे वेरिएबल के बाद अपीयर जो है वो मिस हुआ है, अपीयर्स, तो वो लिखे अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल जो है वो एज अ एक्सपोनेंट के तौर पर आए या पावर में आए, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। एक्सपोनेंशियल लफ्ज़ जो है वो एक्सपोनेंट से निकला है और एक्सपोनेंट को हम पावर कहते हैं। तो यानी अगर हमारे पास हो 2 की पावर x, तो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है? वो एज एक्सपोनेंट के तौर पर है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में।
इस तरह अगर मैं 3 की पावर x लिखूँ, मैं 5 की पावर x लिखूँ, मैं 10 की पावर x लिखूँ, तो ये सारे मेरे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको f ऑफ x के बराबर ले लूँ, f ऑफ x इक्वल टू 2 की पावर, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएंगे सारे के सारे। उसके बाद दियर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वन इज़ कॉल्ड कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। इसको मैं साफ़ कर दूँ। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहला जो हमारे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी तारीफ़ है कि अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू a की पावर x फॉर a ग्रेटर दैन 0 एंड a डज नॉट इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे मैंने इसकी एग्जांपल भी लिखी है, y इज़ इक्वल टू 2 की पावर x, f ऑफ x इक्वल टू 5 की पावर x, y इज़ इक्वल टू 3 की पावर x एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे पास कॉमन एक्सपोनेंशियल, यानी ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो हमारे पास किया हो f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3 की पावर x की फॉर्म में हो, या y इज़ इक्वल टू 5 की पावर x की फॉर्म में हो, यानी जो ये बेस होगा वो कोई कांस्टेंट नंबर होगा, वो ग्रेटर देन होगा 1 और 0 से 2, 3, 4, 5 वगैरह, और पावर जो है उसका कोई वेरिएबल आया होगा। तो ऐसे को हम कहेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कुछ मेन बातें हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड। मैंने लिखा था y इज़ इक्वल टू a की पावर x। फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 0, अगर मैं a को 0 पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 0 की पावर x। अब अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 पुट करूँ तो ये मुझे देगा 0 की पावर 0, जो कि क्या है, एक अनडिफाइन है। तो इसका मतलब है कि a 0 हम नहीं रखेंगे कॉमन एक्सपोनेंशियल में, a 0 नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे सेकंड कंडीशन जो है इफ़ a लेस देन 0, अगर यहाँ पे a मैं 0 से छोटा रखूँ, यानी मैं फ़र्ज़ करो मैं -1 रखता हूँ, तो -1 की पावर हो जाएगी x मीन्स कोई अगर हम नंबर रख दे, फ़र्ज़ करें 1/2, तो 1/2 जो है ये क्या है, अंडर रूट को शो करता है। तो -1 अंडर रूट जो है ये क्या है, हमारे पास एक इमेजनरी, तो फिर ये चला जाएगा इमेजनरी में, एक्सपोनेंशियल से इमेजनरी में। तो यहाँ पे हम 0 भी पुट नहीं कर सकते a, और a हमारे पास -1 भी नहीं हो सकता, यानी 0 से छोटे भी नहीं हो सकते। इस तरह अगर मैं a को क्या पुट कर दूँ, a को अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 की पावर हो जाएगा x, और उस x को अगर मैं फ़र्ज़ करो 0, 1, 2 वगैरह ले लूँ तो वो तो मुझे 1 की पावर एनीथिंग वो क्या हो जाएगा, वही मुझे 1 देगा। तो y इज़ इक्वल टू 1 जो है ये एक 1 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, तो ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन में हो जाएगा। तो वह a की जगह ना ये 0 पुट का, a जो है हमारे पास ना 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, और ना 1 से लेस हो सकता है। ये 3 बातें आप लोग याद रखें। सेकंड हमारे पास जो टाइप्स है एक्सपोनेंशियल की, वो हमारे पास है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हम लिखे उसको e की पावर x की फॉर्म में। e हमारे पास एक आइलर कांस्टेंट नंबर है जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 2.71848 समथिंग, यानी इसका ये जो है e जो है वो 2 से ग्रेटर और 3 से लेस है। तो अगर कोई फंक्शन जो है हम इस फॉर्म में लिखे e की पावर x की फॉर्म में, तो उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम कहेंगे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास जो किस्म है वो है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं आपको ले जाता हूँ क्लास 9 की तरफ। 9th में आपने पढ़ा होगा 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू, ये कितना आता है, ये आता है 4। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आप ऑलरेडी लॉगरिथम चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये 2 जो है इसको हम बेस कहते हैं, ये जो 2 है इसको हम पावर या एक्सपोनेंट कहते हैं, और इस 4 को जो है इसको हम क्या कहते हैं, आंसर या वैल्यू। यानी 2 की पावर 2 जो है हमारे पास वो 2 × 2 से 4 आता है। तो
तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है हमारे पास। इसी तरह अगर हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो लॉगरिथमिक फॉर्म में आपने पढ़ा होगा कि हम इसको लिखते हैं log, ये जो है ये इसका बेस बन जाएगा log बेस 2, और ये जो नंबर है हमारे पास आंसर ये log के साथ हम लिखते हैं log 4 टू द बेस 2 इज़ इक्वल टू, ये पावर जो है ये उस साइड पे चला जाएगा, यानी log 4 टू द बेस 2 जो है वो हमें आंसर देगा कितना, 2। ये असल में कहाँ से आया है, ये असल में यहाँ से आया है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो यहाँ से क्लियरली हमें नज़र आ रहा है और पता चल गया हमें कि जो लॉगरिथमिक फ़ंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्या है, वो इन्वर्स है, वो हमारे पास क्या है, उसका इन्वर्स है। तो इसकी तारीफ़ की तरफ अब हम जाते हैं एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ। तो यहाँ पे इसकी तारीफ़ है कि द इन्वर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज़ कॉल्ड अ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इन्वर्स ले लें तो वो हमें क्या देगा, लॉगरिथमिक फंक्शन देगा। यहाँ पे देखिए y इज़ इक्वल टू log x टू द बेस a, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। लॉगरिथमिक फंक्शन को आप इस तरह भी समझिए, जिस फंक्शन में log इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपको log नज़र आए किसी फंक्शन में तो वो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, या तो वो होगा कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन या होगा नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जिसमें log इन्वॉल्व हो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको हमने चेंज कर दिया, ये एक्सपोनेंशियल में, इस तरह ये एक्सपोनेंशियल में है, ये हमने चेंज कर दिया किस में, लॉगरिथमिक में, ये आपने उसमें पढ़ा है 9th में। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, इसके हमारे पास 2 किस्में हैं, एक कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है और दूसरी नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। एक बात याद रखिए, लॉगरिथमिक फंक्शन को ईजाद करने वाला जो साइंटिस्ट है वो मुस्लिम साइंटिस्ट है, जिसका नाम है हमारे पास मूसा बिन अल-ख्वारिज़मी। इसने लॉगरिथम को इन्वेंट किया था। कॉमन लॉगरिथम जो है वो इन्वेंट करने वाला हमारे पास कौन था, ये था हमारे पास प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स। कॉमन लॉगरिथमिक जो है वो प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने इन्वेंट किया था 1560 से 1631 में, और ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन था, इसको याद रखिए क्या था, ब्रिटिश। कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ब्रिग्स लॉगरिथमिक फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट जो था मैथमेटिशियन ये हेनरी ब्रिग्स था, इसलिए कॉमन लॉगरिथम को हम ब्रिग्स लॉगरिथम भी कहते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम को इन्वेंट करने वाला जो था वो जॉन नेपियर था। कौन था, जॉन नेपियर 1550 से 1617 में। और नेचुरल लॉगरिथम को हम नेपियरियन लॉगरिथम भी कहते हैं, इसको याद रखें। तो कॉमन लॉगरिथम आपने पढ़ा है, ऐसा लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस क्या हो, 10 हो या उसका बेस कुछ ना हो। यानी मैं लिखूँ y इज़ इक्वल टू log 5 टू द बेस 10, यानी जिस log का हमारे पास बेस 10 हो उस लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कहेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। और अगर किसी log का बेस जो है कुछ ना हो, वो भी 10 ही होता है, उसको हम क्या कहेंगे, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको याद रखें। यहाँ पे मैंने लिखा है y इज़ इक्वल टू log 6, इसका बेस कुछ नहीं है तो ये 10 ही को शो करता है, तो ये भी हमारे पास क्या है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन है। इस तरह जो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन है जिसका बेस हमारे पास e हो, क्या हो, e हो, अ लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस e इज़ कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। यानी ऐसा फंक्शन जिसका बेस हमारे पास e हो उस फंक्शन को हम नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे।